नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। जो राजनीतिक गलियारे से हमने न्यूज ली है उसी पर कुछ चर्चा और टिप्पणी करने वाले हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरा जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो जाने माने चेहरे, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, दूसरे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये तीनों ऐसे चेहरे हैं जो देश के साथ साथ प्रदेश और समाज को भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, परंतु इनके बयानों को अलग अलग माध्यम से आप तक मिलते रहे हैं और आप देखते रहे हैं कि इनकी कथनी, करनी और नीयत में क्या फ़र्क है। अभी हाल ही में एक प्रकरण आया था यूपीएससी को लेकर के। यूपीएससी ने कहा है कि आप सभी चरणों में आरक्षण कैसे दे सकते हैं। एक और न्यूज़पेपर में आया है त्रिस्तरीय आरक्षण देने पर जवाब तलब। तो ये कुछ पेपर की जो हेडलाइंस हैं उनकी मैं कटिंग आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चल भी रही हैं। किस कानून से पीसीएस फ्री में दे रहे आरक्षण हाईकोर्ट। तो अलग अलग विषय हैं, ये कुल मिला के आज जो हमारा वीडियो है आरक्षण पर केंद्रित है। आरक्षण में कोर्ट क्या कह रहा है, नियम क्या है और हमारे जो राजनेता हैं वो क्या कह रहे हैं, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक माननीय अखिलेश यादव जी का ट्वीट आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी एक्स पर पोस्ट लिखते हैं, भाजपा जब संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है तो आरक्षण के हक को मारने के अलग अलग तरीके निकाल रही है। भाजपा सरकार आरक्षण के मुद्दे पर जो हीला हवाली कर रही है उसको 90% जनसंख्या वाला पीडीए समाज अच्छी तरह समझ रहा है। आगे लिखते हैं, अगर यूपी पीएससी ने आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में बदलाव के फैसले को समय रहते वापस नहीं लिया तो इस फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जाएगी। भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। तो ये माननीय अखिलेश यादव जी का एक्स पर पोस्ट, एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट ये करते हैं। विषय ये था कि यूपीपीएससी ने हाल ही में जो उनकी चयन प्रक्रिया थी उसमें कुछ बदलाव किया है। तो क्या बदलाव किया है उसको भी हम आपको बताते हैं। देखिएगा, अभी तक जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें विभिन्न वर्ग के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। जनरल वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी और एसटी वर्ग, चारों वर्ग के कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, अपनी अपनी कैटेगरी का चुनाव करते हैं। फिर आरक्षण का प्रावधान है, जितनी भी सीटें होती हैं उसकी 50% यूआर सीटें होती हैं, यानी अनरिजर्व, उस पर किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट चयन पाने के हकदार होते हैं। दूसरी जो सीटें होती हैं वो आरक्षित सीटें होती हैं जो केवल आरक्षित वर्ग के लिए ही आरक्षित होती हैं, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए ये सीटें आरक्षित होती हैं। ओबीसी को 27% का कोटा होता है, एससी और एसटी को मिलाकर के 21% का कोटा मिलता है। तो इसके तहत ही पूरी चयन प्रक्रिया गतिमान रहती है। अब देखिएगा, पीसीएस जैसे एग्जाम में क्या होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल एग्ज़ाम के आधार पर होते हैं, कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जो कई चरणों में होती हैं, यानी पहले प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो वो कई चरणों में प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब अगर हम बात करें कि आरक्षण की, तो अब देखिएगा, जब भी कोई परीक्षा होती है तो नियम ये कहता है कि ओपन परीक्षा हुई, खुली प्रतियोगिता होती है। खुली प्रतियोगिता में यदि आरक्षित वर्ग का कोई कैंडिडेट, यानी आरक्षित वर्ग का कोई छात्र, यदि यूआर की कैटेगरी, यानी यूआर जो देखिएगा पहले भर्ती होती है, भर्ती में कोई परीक्षा होती है या कुछ भी किसी प्रकार का पैटर्न होता है, उसमें एक कट ऑफ लगाया जाता है कि यूआर के लिए इतना कट ऑफ, ओबीसी के लिए इतना कट ऑफ और एससी के लिए इतना कट ऑफ। ये कट ऑफ लगाने के बावजूद अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेता है तो नियमतः क्या होता है, उसका चयन यूआर की सीट पर होता है। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि यूआर की जो सीटें होती हैं, जो अनरिजर्व सीटें होती हैं, उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है। यानी यूआर की सीट सभी के लिए ओपन है, उसकी अपनी योग्यता होती है।
सबसे पहली उसकी एक एज क्राइटेरिया होती है, यानी कितने एज के लोग इसमें आ सकते हैं। दूसरा होता है कि कुछ मिनिमम मार्क्स रखे जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति इतने नंबर पाता है तो वो उस सीट पर चयन का हकदार होता है। जैसा कि यूआर का मतलब यूआर से ही स्पष्ट होता, अनरिजर्व। अनरिजर्व का मतलब इसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। अब बात हम कैंडिडेट की करते हैं। अब कैंडिडेट हमारे दो प्रकार के हैं, एक रिजर्व कैंडिडेट है, एक अनरिजर्व कैंडिडेट है। अनरिजर्व कैंडिडेट को सामान्यतः आज बोलचाल में हम जर्नल कैंडिडेट के रूप में जानते हैं, लोग जर्नल कहते भी हैं। तो जर्नल कैंडिडेट या यूआर कैंडिडेट कह सकते हैं। अब यूआर की अपनी है और जो रिजर्व सीटें हैं या रिजर्व कैंडिडेट है उसकी अपनी खुद की योग्यता होती है। तो ये विषय यहाँ पर है। तो अभी तक जो चयन का प्रक्रिया ये थी कि आप क्या करते थे, कोई ओपन कंपटीशन हुआ, यदि आप रिजर्व कैटेगरी यानी यूआर के बराबर नंबर नहीं ले पाते हैं और अपनी कैटेगरी में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका चयन आपकी कैटेगरी में मानते हुए आपको भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में भेज दिया जाता है। परंतु यूआर कैंडिडेट के साथ क्या होता है कि उसके लिए कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। तो अगर वो क्वालिफाई करता है तो आगे भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होगा, अदरवाइज वो वहीं से बाहर हो जाता है। अब तक जो पद्धति थी कि कोई मान लेते हैं रिजर्व कैंडिडेट जो आरक्षित वर्ग से आता है, मान लिया प्री एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम में यूआर का कट ऑफ 100 नंबर है यानी 100 नंबर है और ओबीसी का कट ऑफ 90 नंबर है और एससी का कट ऑफ 80 नंबर है। कोई एससी कैंडिडेट जो 82 नंबर लाता है, चूँकि एससी का जो कट ऑफ है वो 80 नंबर है, वो 82 ले आए तो वो क्वालिफाई हो जाता है, परंतु यूआर के बराबर उसके नंबर नहीं हैं। इसी प्रकार से अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 90 नंबर तो लाता है परंतु उसके यूआर के बराबर नंबर नहीं है। वो इस प्रकार से अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई होता है और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में चला जाता है, यानी मेंस परीक्षा में वो बैठता है। मेंस परीक्षा में भी वो नंबर लाता है, फिर इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू में भी कुछ नंबर लाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हुए थे, अब फाइनल उनके मार्क्स जब जुड़ते हैं तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग क्वालिफाई मार्क बने हैं। अब फाइनल जो सिलेक्शन मार्क बना है, सपोज दैट 60% बना है। अब यहाँ पर आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट जो अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई होते हुए आए हैं, परंतु वो फाइनल में अगर 60% मार्क्स ले आते हैं तो उनका चयन यूआर की सीट पर हो जाता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है, यदि वह प्री एग्ज़ाम में अपनी कैटेगरी यानी अपनी कोटे का अगर वो बेनिफिट ना लेता तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाता। बस यही पेंच फंसा और इस पर विभिन्न कोर्टों में उनके अपने अपने आदेश आते रहे हैं, वो उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो यूपीएससी को खासकर हम फोकस कर रहे हैं, तो यूपीएससी ने क्या किया कि देखा कि कुछ कैंडिडेट जो अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेते हैं और प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई का इंटरव्यू को अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हुए चले आते हैं, लास्ट में जब फाइनल कट ऑफ बनता है तो यूआर की सीट पर चयन पा जाते हैं। परंतु एक यूआर कैंडिडेट जिसको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलता है और उसको यूआर पे ही चयन होता है, परंतु यूआर वो लगातार यानी प्री भी यूआर में क्वालिफाई किया, मेंस भी यूआर में क्वालिफाई किया और लास्ट में अगर उसका एक आध नंबर फाइनल कट ऑफ भी मान लिया 60 नंबर है, एक यूआर कैंडिडेट 61% नंबर लाता है ओवरऑल प्री मेंस सब मिला करके, और एक आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जो पिछले 2 स्टेज में अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है और फाइनली उसका 62% मार्क्स आ जाता है। तो यूआर की सीट इस हिसाब से तो देखा जाए तो जो यूआर का कैंडिडेट है वो यहाँ पर जो कैटेगरी के कैंडिडेट से नंबर कम लाया है और वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाता है और यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का। परंतु अब यूपीएससी यही चीज़ एग्जामिन की और देखी, विभिन्न कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग विवाद हुए और वहाँ पर अलग अलग निर्णय आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी
ये अचरज माना कि एक कैंडिडेट ऐसा है जो अपनी कैटेगरी का बेनिफिट उठाता है लेकिन लास्ट में ईवार की सीट पर सिलेक्शन पा जाता है। अब मान लेते अगर वहाँ पर वो लाभ ना लेता तो भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो जाता। तो अब यूपीएससी एक नया नियम बना रही है। नए नियम के तहत ये है कि अगर कोई कैंडिडेट यदि ईवार पे सिलेक्शन चाहता है तो उसको ईवार की एलिजिबिलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी ईवार के सारे कट ऑफ उसको प्री भी वो ईवार का कट ऑफ क्वालिफाई करेगा, मेंस भी ईवार का कट ऑफ क्वालिफाई करेगा, इंटर भी ईवार के हिसाब से क्वालिफाई करेगा और जब फाइनल मेरिट बनेगा तभी वो ईवार की सीट पर चयन पाएगा। यदि उसने भर्ती की किसी भी स्टेज पर आरक्षण का लाभ लिया यानी अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेता है तो भले ही अब वो ईवार से नंबर ज़्यादा क्यों ना ले आए परंतु उसका जो चयन होगा वो ईवार की सीट पर ही होगा। ये नया रूल बनाने वाले हैं। तो अब क्या है, इसी को लेकर के जो हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी हैं, अपने वर्ग विशेष के नेता माने जाते हैं और बेड़ा भी उठाते रहते हैं, चिल्लाते भी रहते हैं कि मैं इस वर्ग का पीडीए की राजनीति कर रहा हूं। ठीक है, आप पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, परंतु आप ये सोचिए प्रतिभा का क्या होगा। एक ऐसा कैंडिडेट जो लगातार अपनी कैटेगरी का लाभ ले रहा है और फाइनल में आप उसको ईवार की सीट कैसे दे सकते हैं। अभी राजस्थान में एक प्रकरण हुआ था, यूनिवर्सिटी का कोई था जिसमें एक प्रोफेसर थी, इंग्लिश या फिजिक्स की प्रोफेसर, मुझे इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन शायद फिजिक्स की प्रोफेसर थी और उनके एंट्रेंस में यानी जो चयन प्रक्रिया हुई थी उसमें उनके 0 मार्क्स थे, परंतु उनका चयन एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ। अब आप समझ लीजिएगा, जो टीचर जो प्रोफेसर खुद एंट्रेंस में 0 मार्क्स ला रहा है वो बच्चों को कितने मार्क्स दिला सकता है, इस पर सोचना जरूर। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा, प्रतिभा का कहीं ना कहीं प्रतिभा को दबाया जा रहा है। तो यही यूपीएससी देख रही है, अगर कोई प्रतिभाशाली छात्र है जो किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं लेता है तो अगर वो ईवार के बराबर क्वालिफाई करता है तो उसका सिलेक्शन ईवार की सीटों पर होगा। अदरवाइज कोई ऐसा कैंडिडेट जो आरक्षित वर्ग का है, बार बार अपनी आरक्षित वर्ग का फ़ायदा उठा रहा है, उनके लाभों का उपयोग कर रहा है, तो उसका चयन ईवार की सीट पर नहीं हो सकता। तो यही विषय था और इसी विषय को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्स पे पोस्ट किया। आप पूरे प्रदेश के नेता हैं, आप खुद को मानते हैं कि हम पीडीए के नेता हैं, ठीक है, आप मानिए आप हैं, परंतु जब आप ऐसे संवैधानिक पद पे होते हैं या रहे होते हैं तो आप केवल वर्ग विशेष के बारे में बात करेंगे तो ये अनुचित होगा, ये प्रतिभा के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। ईवार या जनरल वर्ग भी इसी समाज का हिस्सा है, इसी प्रदेश का हिस्सा है, तो ऐसी बातें करना अनुचित है, गैर जिम्मेदाराना है। अब आप देखिएगा, कई आप साइड में देखिएगा, ये पेपर्स की कटिंग दिखा रहे हैं अलग अलग कोर्ट में। एक कोर्ट ने अचरज माना है कि कैसे दे सकते हैं सभी चरण में आरक्षण का लाभ, हाई कोर्ट ने कहा है। तो ये प्रयागराज हाई कोर्ट ने पीसीएस प्री 2019 में त्रिस्तरीय आरक्षण की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व यूपी लोक सेवा आयोग पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने अश्विनी कुमार पांडे की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने त्रिस्तरीय आरक्षण के तहत पीसीएस 2019 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में प्रत्येक स्तर पर दिए जा रहे वर्गवार आरक्षण का संज्ञान लेते हुए आयोग से कोर्ट ने त्रिस्तरीय आरक्षण के तहत पीसीएस 2019 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में दिए जा रहे एक जो पेपर की कटिंग आप साइड में देखिएगा, इसमें लिखा है त्रिस्तरीय आरक्षण देने पर जवाब तलब हाई कोर्ट। प्रयागराज हाई कोर्ट ने एक जवाब तलब किया है। हम पढ़ते हैं इसको, आप मैटर पूरा समझाते हैं आपको। इसमें देखिएगा, ये पीसीएस परीक्षा 2019 का मैटर है। इसमें त्रिस्तरीय आरक्षण देने की वैधता को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीर
ये देखिएगा इसमें अलग अलग यानी जो पक्ष जाता है, इसमें एक अवनीश कुमार जो हैं याचिका करता हैं, ये याचिका लेके जाते हैं। तो इनके जो वकील होते हैं ये आलोक मिश्रा जी कहते हैं कि आयोग द्वारा आरक्षण कानून के विपरीत प्रारंभिक, मुख्य व चयन परिणाम में त्रिस्तरीय आरक्षण दिया जा रहा है। यानी पहला आरक्षण प्रारंभिक में दिया जा रहा, दूसरा आरक्षण मुख्य परीक्षा में, और जो तीसरी बार आरक्षण दिया जा रहा है वो परिणाम देते समय भी आरक्षण लगाया जा रहा है। नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि यदि हर स्तर पर आरक्षण नहीं देंगे तो चयन के लिए पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिलेगा। इस पर कोर्ट ने आयोग से जानना चाहा, यानी अब देखिएगा आयोग ने क्या कहा है कि अगर हम हर स्तर पर आरक्षण नहीं देंगे तो जो लास्ट में चयन के लिए हमारे प्रतियोगी हमको नहीं मिल पाएंगे। तो इस पर कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट ने आयोग से जानना चाहा कि किस कानून या नियम से त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया जा रहा है। याची अधिवक्ता का कहना है कि चयन में आरक्षण लागू करने से यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो बैकलॉग भर्ती का नियम है। ऐसे में हर स्तर पर आरक्षण देना गैरकानूनी है। ऐसा करना धारा 3(2) व अनुच्छेद 16(b) के खिलाफ है। यानी जो आरक्षण का नियम ये कहता है कि आप फाइनल चयन में आरक्षण देंगे, अगर पर्याप्त प्रतियोगी नहीं मिलते हैं तो वो सीटें रिजर्व रखी जाएंगी और बैकलॉग पद भरे जाते हैं। ये नियम है। देखिएगा फिर आया है आपका किस कानून से पीसीएस प्री में दे रहे आरक्षण, वही है टिप्पणी आपकी। ये तो इनका है। अब देखिएगा एक यहाँ पर ये आया है तो देखिएगा जो अभी आप पेपर की कटिंग, जो कोर्ट की टिप्पणी है, आयोग का जो कुल मिला के जवाब है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आरक्षण का नियम ये कहता है कि आप परिणाम में आरक्षण लगाएंगे। यानी पहले आप खुली प्रतियोगिता कराएंगे, खुली प्रतियोगिता करने के बाद जो कैंडिडेट पास होंगे, यानी जितने भी पास हों चाहे जितने, उसमें आप आरक्षण लगाएंगे, उसके हिसाब से आरक्षण देंगे। परंतु आयोग ने जवाब में क्या कहा है कि यदि हम हर स्तर पर यानी प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में अगर आरक्षण नहीं देंगे तो हमको पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम ये कहता है कि पहले आप खुली परीक्षा करवाइए, वहां पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं रहेगा। वहां पर जो कैंडिडेट पास आउट होंगे, जितने कैंडिडेट पास आउट होंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, आरक्षण नियमतः लगाएंगे। यदि आरक्षित वर्ग की सीटें खाली रह जाती हैं, पर्याप्त प्रतियोगी नहीं मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे, सीटों को रिजर्व रखेंगे। यानी आप सीटें वो खाली रखेंगे और उनको बैकलॉग पद मान करके बैकलॉग भर्ती अलग से निकाल देंगे उनके लिए। तो ये नियम होता है। लेकिन पहले तो प्रारंभिक परीक्षा में एक लाभ दिया जा रहा है, मुख्य परीक्षा में, फिर इंटरव्यू इत्यादि, अगर यानी भर्ती के अलग अलग जो स्टेज हैं, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लाभ दिया जाता है। तो अब जो पीसीएस है, जो यूपी पीएससी है, वो क्या करने जा रही है, संशोधन कर रही है। संशोधन वो यही, अब तक का जो नियम हमने अभी बताया, अब तक का नियम क्या है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का और अनारक्षित वर्ग का कैंडिडेट खुली प्रतियोगिता में बैठता है तो ईवार के लिए एक निर्धारित कट ऑफ होती है, आरक्षित वर्ग के लिए एक निर्धारित कट ऑफ होती है। यदि कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट ईवार की कट ऑफ नहीं क्वालिफाई करता है तो वो अपने वर्ग की कैटेगरी जो कट ऑफ है क्वालिफाई करता है और उसके हिसाब से वो भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाता है। परंतु लास्ट में जब उसके नंबर जो फाइनल मेरिट बनती है ईवार के बराबर हो जाते हैं तो उसका चयन ईवार में मान लिया जाता है। ये नियम पहले है। लेकिन अब यूपी पीएससी जो है, पीसीएस ये करने जा रहा है कि अब क्या करेगा, वो चरण वैसे ही एज इट इज रहेंगे, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट आरक्षित वर्ग का किसी भी यानी प्रारंभिक परीक्षा में यदि अपने वर्ग का लाभ ले लेता है तो वो भर्ती प्रक्रिया में, पूरी भर्ती प्रक्रिया में अब वो आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट बन करके रह जाएगा या बन करके रहेगा। फिर वो नंबर जो फाइनल मेरिट बनेगी वो ईवार की सीटों पर चयन नहीं पाएगा। तो इसमें क्या है कि देखिएगा, अब प्रतिभा, एक मैंने क्या बताया, जो अनरिजर्व
कैंडिडेट है वो किसी प्रकार का लाभ नहीं लेता है और अनरिजर्व के हिसाब से पास होता चला जाता है। फाइनल गुणांक में अगर उसके एक आध नंबर ऐसे रिजर्व कैंडिडेट जो अलग अलग स्टेज पर आरक्षण का लाभ लेते आए हैं उनसे अगर उसके नंबर कम होते हैं तो वो जो यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है वो बाहर चला जाता है। परंतु अब नए नियम के अनुसार क्या होगा, यदि कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्टेज पर अगर एक बार आरक्षण का लाभ ले लेगा तो उसका चयन उसके वर्ग में ही होगा, यानी वो अब यूआर की सीटों पर ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो ये यूपीपीएससी नियम बनाए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने भाजपा को घेरते हुए चेतावनी दे दी कि अगर इसमें जो यूपीपीएससी में जो बदलाव होने जा रहे हैं इसको वापस अगर नहीं लेंगे तो हम इसको विभिन्न कोर्टों में यानी आगे जो न्यायालय है उसमें हम इसको चैलेंज करेंगे। तो एक यूआर कैंडिडेट, एक क्या पूरे प्रदेश के यूआर कैंडिडेट आपसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या यूआर या जनरल होना इस उत्तर प्रदेश में खासकर अभिशाप है क्या? क्या ये वो जो यूआर कैंडिडेट हैं या जनरल कैटेगरी है वो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं? क्या उनकी प्रतिभा का सम्मान नहीं होना चाहिए? देखिएगा, यूआर की सीटें ओपन हैं, ओपन फॉर ऑल, नॉट फॉर द जनरल कैटेगरी। कोई भी उसमें आइए, आप प्रतिभाशाली अगर हैं तो आप जनरल की सीटों पर चयन लीजिए, यूआर की सीटों पर चयन लीजिए, नो प्रॉब्लम। यही तो आयोग करने जा रहा है। आयोग ने क्या कहा है कि हम ऐसे कैंडिडेट को फिल्टर करेंगे जो प्रतिभाशाली हैं। जो प्रतिभाशाली हैं वो यूआर की अर्हता के साथ अगर क्वालिफाई होते हैं तो उनको यूआर पर हम चयन देंगे, परंतु ऐसे लोगों को नहीं हम चयन दे सकते यूआर की सीटों पर जो विभिन्न प्रकार से अलग अलग स्टेज पर आरक्षण के सहारे पास होते चले आ रहे हैं और फाइनल में वो यूआर की सीटों पर चयन पाना चाहते हैं। तो उन्हीं को रोकने के लिए जो नियम है वो बनाने वाले ये नियम कहीं ना कहीं स्वागत योग्य हैं और प्रतिभा को इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। जो अच्छे बच्चे होंगे चाहे वो जिस कैटेगरी के हों उनका चयन स्वाभाविक है, अगर उनकी मेरिट अच्छी है तो उनका यूआर की सीटों पर चयन होगा। देखिएगा, इस बदलाव में कहीं भी आरक्षण का हक नहीं मारा जा रहा, आरक्षण एज इट इज रहेगा। आरक्षण का जो 50% बैरियर है, 27% और 23% जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। बस केवल जो नियम है यूआर की सीटों पर थोड़ा कहीं ना कहीं सख्ती से नियम बनाने की आवश्यकता थी, उसको आयोग बना रहा है कि अगर आपको यूआर पर चयन लेना है तो आप यूआर की अर्हता जो भी यानी प्री से लेकर के मेंस तक यूआर की आप अर्हता पूरी करिए, आप यूआर पर चयन लीजिए। आरक्षण को यहाँ पर किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। आरक्षित वर्ग की सीटों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ आयोग नहीं करने जा रहा है। उनका कोटा जो है 50%, 27% और 23% वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करने जा रहा है। परंतु हमारे पीडीए के नेता जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। अरे जनरल वर्ग भी आपको वोट करता है, ऐसा नहीं कि आप उन्हीं के सहारे राजनीति में परचम लहरा लेते हैं। हर वर्ग के सपोर्ट से आप ऐसे पद पर पहुंचते हैं तो आप अपनी भाषा की मर्यादा रखिए। ऐसे कोई बयानबाजी नहीं करिए जिससे कि किसी वर्ग विशेष को ठेस पहुंचे या किसी वर्ग विशेष का लाभ लेने के लिए आप किसी वर्ग विशेष की अवहेलना करते चले जाएं। अभी कई प्रकरणों में राजनीतिक गलियारे में कई चर्चाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के विषय मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां मिलती हैं। तो वीडियो के माध्यम से समाज से और ऐसे माननीयों से हम निवेदन करना चाहते हैं, कृपया ऐसी पोस्टें मत करिए। आयोग में लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो कमेटी होती है, उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। किसी एक वर्ग विशेष या एक व्यक्ति के लिए ऐसे निर्णय नहीं जाते हैं। ये सर्व समाज के लिए जो हितकर होते हैं उन्हीं विषयों के संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं। साथियों, दी गई जानकारी स्पष्ट होगी, आशा करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निवेदन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इसी प्रकार के विभिन्न मुद्दों पर अपनी वीडियो बनाता रहता हूं और ऐसी चर्चाएं आप सबके साथ करता रहता हूं। ये देखिएगा, समाज के बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं जिसमें आज समाज में क्या हो रहा है, समाज में कहीं ना कहीं वैमनस्यता फैल रही है। समाज एक दूसरे से अलग हो रहा है, कहीं किसी नाम पे, कहीं किसी चीज़ पे नाम पे। अब एक जो हमारा परीक्षार्थी है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसकी एक श्रेणी, छात्र एक श्रेणी है, वो किसी जाति विशेष का नहीं है, उसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं। हाँ, वो अलग चीज़ संवैधानिक हक है, तो संवैधानिक हक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। जो सुधार होने चाहिए वो हो रहे हैं, स्वागत योग्य हैं।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।